नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उद्योगपति कमल मुरारका का 15 जनवरी को निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। मुरारका 1990 से 91 में चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। वे 1988 से 1994 तक जेडीएस से राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी रहे थे। उनका जन्म परंपरागत मारवाड़ी परिवार में 18 जून 1946 को हुआ था। वे मुरारका ऑर्गेनिक के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने गृहनगर शेखावटी में जैविक खेती को बढ़ावा देने में योगदान दिया था। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष, जैसा कि कमल मुरारका के साथ आप काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, किस तरह की शख्सियत थे वो? देखिए, हम लोग चौथी दुनिया अखबार में काम किया करते थे और कैपिटल टीवी में ज़्यादातर जो लोग हम लोग साथ में यहाँ पे, वो सारे लोग चौथी दुनिया के जो फर्स्ट एडिशन जिसको कह सकते हैं कि इंटरनेट टीवी हम लोगों ने जो लॉन्च किया था, उसके हम लोग पार्ट हुआ करते थे। कमल मुरारका साहब वो एक अजीबोगरीब इंसान थे और उनके बारे में अगर मैं जितना भी बताऊंगा आपको लगेगा कि ऐसे भी लोग आज के ज़माने में रहते हैं। एक तो बहुत सारे लोग जो पत्रकारिता जगत को जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई इंडियन एक्सप्रेस के जो ओनर हुआ करते थे गोइंका साहब, वो अपने पत्रकारों को बहुत छूट दिया करते थे। हमने तो देखा नहीं, हमारे जनरेशन के लोगों ने उनको देखा नहीं, जाना नहीं। हमने कमल मुरारका साहब को देखा है। हम लोगों ने चौथी दुनिया अखबार में वहाँ पे जिस तरीके का जो सो कह सकते हैं कि पत्रकारिता करने की जो छूट मिली हुई थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। वो एक उद्योगपति थे, बहुत सारे कंपनीज थे, बहुत सारे उनके मित्र हुआ करते थे और यकीन मानिए कि हम लोगों ने दनादन एक के बाद एक 2011 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, ये जितने भी घोटाले आपने टेलीविजनों पे देखे होंगे, सबसे पहले चौथी दुनिया में हम लोग उसका एक्सपोज किया करते थे। कोयला घोटाला, उसमें कई सारे लोग थे और हम लोगों ने ऐसा होता था कि भाई क्या इस खबर को छापने के बाद कमल जी क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन वो हंस दिया करते थे। वो कहा करते थे कि भाई अगर तुम्हारे अखबार में दम हो तो कुछ एक्शन हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि भाई अखबार अच्छा चल रहा है। तो ये इस तरह की छूट मिला करती थी और वहाँ पे जो संपादक चौथी दुनिया के थे संतोष भारती जी, वो भी अपने पत्रकारों को वो खुला छूट दिया हुआ था कि भाई आपको जो मनाता है आप अपने हिसाब से, साक्ष्य, तथ्य, दलील अगर आपके साथ है तो ये वो इन्वायरमेंट वो देना, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के बस की बात नहीं है। तो डॉक्टर मनीष, जैसा आप बता रहे हैं, कमल मुरारका को आपने देखा है, उनके साथ आपने काम किया है, तो क्या अनुभव आपका उनके साथ रहा है? देखिए, अनुभव साथ में काम करना ऐसा ही था कि हम उनकी कंपनी में काम किया करते थे और ये दुनिया के अकेले ऐसे मालिक होंगे कि जिन्होंने अखबार के लिए पूरी बिल्डिंग बना दी, लेकिन उस दफ्तर को कभी देखने तक नहीं आए, उस पर पैर तक नहीं रखा। वो जब भी हमारे एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अखबार तो एडिटर का होता है और संतोष भारती जी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। इनफैक्ट कई सारी कहानियाँ, एक दो बार तो हम लोगों ने उनकी कंपनी के खिलाफ भी स्टोरी हमने कर दी और उसका कोई रिएक्शन नहीं, कभी कोई चर्चा तक नहीं होती थी इसके बारे में। और ये सिर्फ ये तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो वहाँ मैं काम किया करता था। दिल्ली में जितने भी पुराने पत्रकार हैं वो सब इस बात को कहते हैं कि अखबार घाटे में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कभी उसे न बंद करते थे, न कभी किसी भी एम्प्लॉय को वो कभी अपने हाथ से किसी को बाहर निकाला करते थे। मैं आपको बता दूं, उनका एक अखबार बम्बई में चलता, आफ्टरनून करके चलता है, वो बहुत पहले, वो भी बिल्कुल ही घाटे पे चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इसे बंद नहीं किया, बंद नहीं होने दिया। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे चौथी दुनिया अखबार, आप टेलीविजन चैनल में आप देखें, जितने भी बड़े बड़े सूरमा हैं वो सब चौथी दुनिया से निकले हुए लोग हैं।
रजत जी उनके अंग्रेजी अखबार द डेली के एडिटर हुआ करते थे। तो ये सारे लोग, और मैं आपको बताऊं कि ये तो पत्रकारिता के जगत में उनका जो ये कंट्रीब्यूशन है, जब भी रामनाथ गोयनका साहब का नाम रखा लिया जाएगा तो उनके साथ साथ कमल मुरारका का भी नाम लिया जाएगा, जो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो वो इंडिपेंडेंस दिया करते थे। लेकिन कमल जी सिर्फ यही नहीं थे। कमल जी एक अजीबोगरीब इंसान थे। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, खेल में उनकी रुचि हुआ करती थी। वो खुद बहुत बढ़िया कैमरामैन हुआ करते थे। आर्ट कल्चर उसके बहुत पारखी हुआ करते थे। वो अभी पूरे राजस्थान के अंदर में पूरी दुनिया से लोग हवेलियां देखने आते हैं, लेकिन कोई इसकी अंदर की कहानी नहीं जानता। उनका जो ओरिजिनल घर है वो नवलगढ़ में, शेखावटी में, नवलगढ़ सीकड़ के पास एक जगह है नवलगढ़। तो नवलगढ़ में उन्होंने सबसे पहले वो शुरुआत की, क्योंकि ये सारे जो मारवाड़ी परिवार के लोग थे वो बिजनेस करते करते मुंबई, इंदौर, कलकत्ता अलग अलग जगह शिफ्ट कर गए। लेकिन ये अपने रूट को तलाशते हुए नवलगढ़ में इन्होंने अपनी हवेलियों को पुराने ही स्टाइल में फिर से उसे जीवित करने की कोशिश की। और ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया कि पूरे शेखावटी में सारे लोगों को लगा कि भाई अपने रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सारे लोगों ने धीरे धीरे करके वो उसको रिवाइव करना शुरू किया। और आज की तारीख में आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे हवेलियों की जो है ना लाइन लग गई है। दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कभी आपको मौका लगे नवलगढ़ जाने का, ये कितने बड़े बड़े सो उनको उस इलाके में लोग कहते हैं भामाशाह, दानी, कि वो कभी मैंने वहाँ के लोगों के लिए आम, ये तो कई सारी कहानियाँ इस तरह की थी। कोई भी शख्स उनसे मदद के लिए उनके दरवाजे पे चला जाए तो वो वापस नहीं लौटता था। अगर आप कभी नवलगढ़ जाएं, मैं चाहूँगा कि आप एक तस्वीर दिखाएं नवलगढ़ का जो म्यूनिसिपैलिटी है। इतना शानदार बिल्डिंग इन्होंने बना करके शहर को दे दिया। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे कि भाई उनको कोई आशा थी कि कुछ रिटर्न में आए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जिससे लाखों राजस्थान के और पूरे देश भर में जो किसान, गरीब किसान थे, उनके लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हिंदुस्तान में, उसमें ही इज़ वन ऑफ द पायनियर। इनका मुरारका फाउंडेशन है जो किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए ट्रेनिंग प्रेरित करता है, वो सारा काम करता है। और मैं तो अपनी आंखों से मैं जाकर के देखा हूं कि कितने लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बदल के रख दी। तो ये सारी खासियत, ये सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं कि वो ये सारा काम करते थे, कोई दूसरा कोई पूंजीपति हो तो वो इस तरह की कहानियाँ टेलीविज़न में छपवाए और उस तरह का मीडिया अटेंशन ले, उसका अलग अलग तरीके से वो बातचीत करे, सरकार के साथ वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन ये मूल रूप से एकदम जिसको कह सकते हैं हार्डकोर सोशलिस्ट हुआ करते थे। जी डॉक्टर मनीष, मैं खुद भी जयपुर से ही हूँ और मुरारका फाउंडेशन का नाम भी मैंने सुना है, लेकिन कमल मुरारका जी क्यों अपना प्रचार प्रसार नहीं करते थे जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, वो हार्डकोर सोशलिस्ट थे और वो उनको नाम की ज़रूरत नहीं थी। वो तो बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि मस्त मौला शख्स। उनको इस चीज़ की वो, मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत सारे लोग, आप न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, चौथी दुनिया के कार्यक्रम में वो आते भी थे। साल में 2-3 बार हम लोगों की मुलाकात भी होती थी। किसी भी शख्स को, किसी भी, चाहे वो चौथी दुनिया का हो, चाहे फिर उनकी कंपनी का हो, उनके साथ का हो, कभी वो इस बात का एहसास ही नहीं होने देते थे कि वो मालिक हैं। ये हार्डकोर सोशलिस्ट न सिर्फ विचारधारा और राजनीति में, वो अपने बिहेवियर में इन मूल्यों को बाकायदा आत्मसात करके रखे हुए थे। मैं आपको बता दूं, मैं ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़्यादातर सोशलिस्ट लोग जो हिंदुस्तान के अंदर में हैं, अपने पर्सनल बिहेवियर में सबसे ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होते हैं। ये ठीक वो जैसा बोलते थे, जैसा अब बिल्कुल ही, जिसे आप कह सकते हैं हरफन मौला किस्म के शख्स, कि जो अगर 100 आदमी उदास बैठा हुआ है, उनकी एंट्री से ही जो है पूरा माहौल जो है वो अलग हो जाता था। और मैंने ये बात आप जो पूछ रही कि भाई वो सोशलिस्ट तो थे ही, और सरकार किसी की भी हो,
वो खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते थे और ये उनकी खासियत थी। बहुत ही इकोनॉमी का नॉलेज भी था, उन्होंने राजनीति भी की थी। चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये पीएमओ के इंचार्ज भी हुआ करते थे। तो ये सारी खासियत थी और ये सारी चीज़ें, और मैं आपको बता दूं कि तमाम हजारों लोग जो कमल मुनारका के साथ जिन्होंने काम किया, उनकी कंपनी से जुड़े, आज सबकी आंखें नम होंगी। जो शख्स कमल जी को जानता होगा, चाहे वो विचारधारा के साथ हो नहीं हो, उनके समर्थन में हो या नहीं हो, लेकिन एक बार सबके दिल से आह जरूर निकली होगी कि एक सच्चा इंसान आज हमारे बीच। जी मनीष जी, ये वाकई बड़ी दुख की बात है कि कमल मुरारका जी अब हमारे बीच नहीं हैं। कैपिटल टीवी के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमें आज्ञा दीजिए।